मोदी मोदी हम लोगों के बीच में, जिसकी काफी देर से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हम सबके बीच में आ चुके हैं। अब मैं अपने इस जिले के जिला अध्यक्षगण से, माननीय प्रत्याशीगण से निवेदन करता हूं कि माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष। अब मैं समस्त प्रत्याशियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि माले में अपना सहयोग करें। माल्यार्पण हो रहा है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का। मैं आप सबसे हृदय से तालियों से इनका, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक रूप से आप सब स्वागत करें। अब मैं जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कमल खिलने जा रहा है, जिनके नेतृत्व में आज पूरे उत्तर प्रदेश में लहर पैदा हुई है, जिन्होंने संगठन में पूरे दिन रात एक कर दिए हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आवे अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी। बोलिए भारत माता की। जरा पूरी ताकत लगा करके माननीय प्रधानमंत्री जी यहां केवल कमल खिलारे नहीं, सपाइयों और बसपाइयों की जमानत जब्त कराने के लिए आए हैं। इतनी तेजी से नारा लगना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता, जिनका प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रयाग की पावन धरती पर, और मैं कहूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में दूसरी बार आगमन हुआ है, ऐसे आदरणीय श्रद्धेय गरीबों के मसीहा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से प्रयाग की ओर से, उत्तर प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, हम सब यहां पर भारत माता की, हम सब यहां पर 23 तारीख को होने वाले मतदान के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर व्याप्त गुंडा राज का अंत करने के लिए तैयार बैठे हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि चाहे यह इलाहाबाद जनपद हो, चाहे कौशाम्बी जनपद हो, चाहे प्रतापगढ़ जनपद हो, यहां 22 सीटें कुल हैं और 22 में से 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी जो अपना दल के साथी हैं, उनकी भी विजय सुनिश्चित दिखाई दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के आकंठ सागर में डूबा हुआ है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लहर चल रही है मित्रों, 3 चरण का चुनाव हो गया है और 3 चरण के चुनाव के बाद जो संदेश है, जनता के संदेश के माध्यम से, वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रति मिले समर्थन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि साइकिल पंचर हो गई है, हाथी बेहोश पड़ा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराधियों का, गुंडों का आतंक है, उनको अब यह डर लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी आने जा रही है। मेरे मित्रों, आप सबके सामने मैं यह भी कहना चाहता हूं, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कौशाम्बी हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, यहां के पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी सपा के पदाधिकारी बनकर के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का प्रयास कर रहे हैं। मेरे कार्यकर्ताओं, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं
23 तारीख तक की जिम्मेदारी आप निभाइएगा। 23 तारीख के बाद की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी निभाएगी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निभाएगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। बूथ कब्जा करके, जिन लोगों ने बूथ पर कब्जा करके अब तक सफलता अर्जित की है, उनको यह पता चल गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता जनार्दन जिस तरह से खड़ी हो गई है, अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। मेरे मंच के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे इलाहाबाद, कौशांबी और प्रतापगढ़ के प्रत्याशी विराजमान हैं। हमारे कौशांबी और भदोही और इलाहाबाद के माननीय सांसद भी यहां पर विराजमान हैं। मैं आप सबकी ओर से माननीय अपने मंच सबका स्वागत करता हुआ प्रत्याशियों के विजय की शुभकामना प्रकट करता हूं। आप सबके सामने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का मित्रों, भाग्य बदलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से कुशासन का अंत करके सुशासन देने का काम करेगी। माननीय मेरे बंधुओं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का काम किया था। नोटबंदी सही थी कि गलत थी? जरा जोर से बोलिए, सही थी कि गलत थी? जरा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को संदेश दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ जो निर्णय लिया है, एक एक गरीब जनता आपके साथ है। मेरी माताएं बहनें आपको आशीर्वाद दे रही हैं। हर कार्य योजना जो भी भारत सरकार के द्वारा योजना आई है, गरीब के लिए पहले, किसान के लिए पहले, नौजवान के लिए पहले देने का काम हुआ है। आज मुझे यहां पर भाषण इसलिए देने की आवश्यकता नहीं, मेरा लोकसभा क्षेत्र में आप सबके बीच में रहता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो लहर थी, अब वो सुनामी बन चुकी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयाग की पावन भूमि पर अपनी ओर से, संसदीय क्षेत्र की एक एक जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश की ओर से सभागार में उपस्थित इस जन सैलाब की ओर से स्वागत करता हुआ अपनी बात को पूरी करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उपस्थित जन सैलाब को अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए यहां जनता आपको सुनने के लिए बेताब है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बोलिए भारत माता की। मोदी 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 मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, संसद में मेरे साथी श्री विनोद सोनकर जी, श्री श्यामाचरण गुप्त जी, श्रीमान वीरेंद्र सिंह मस्त जी, इलाहाबाद के मेयर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, श्रीमान अमरनाथ यादव जी, श्रीमान शिवदत्त पटेल जी, श्रीमान अवधेश गुप्ता जी, श्रीमान अमरनाथ तिवारी जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार फूलपुर से श्रीमान प्रवीण पटेल जी, इलाहाबाद पश्चिम से श्रीमान सिद्धार्थनाथ सिंह जी, इलाहाबाद दक्षिण से श्री नंद कुमार गुप्ता जी, मेजा से श्रीमती नीलम करवरिया,
पट्टी से श्रीमान राजेंद्र प्रताप सिंह, फाफा मऊ से श्रीमान विक्रमजीत मौर्य जी, चायल से श्रीमान संजय गुप्ता जी, बाड़ा से डॉक्टर अजय भारती जी, सोरांव से श्रीमान जपना प्रसाद सरोज जी, कोरांव से श्रीमान राजमणि कौल जी, इलाहाबाद उत्तरी से श्रीमान हर्षवर्धन वाजपेयी जी, हंडिया से श्रीमती प्रमिला त्रिपाठी जी, रानीगंज से श्रीमान अभय कुमार जी, प्रतापगढ़ से श्रीमान संगमलाल गुप्ता जी, प्रतापपुर से श्रीमान करण सिंह जी, मंजनपुर से श्रीमान लाल बहादुर जी, करछना से श्रीमान पीयूष रंजन निषाद जी और विशाल संख्या में पधारे हुए इलाहाबाद के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। सभी उम्मीदवार आ जाएं अपने अपने स्थान पे। पिछले कुछ दिनों में मुझे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाने का सौभाग्य मिला। भाइयों बहनों, चुनाव तो बहुत देखे हैं, चुनाव सभाएं भी बहुत देखी हैं, लेकिन इस चुनाव में मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने में परिवर्तन की तेज आंधी चल रही है, तेज आंधी। ये चुनाव इसलिए याद रहेगा कि झूठ मूठ की प्रचार लीला के द्वारा हिंदुस्तान के गरीब से गरीब मतदाता की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती है, ये चुनाव में साफ साफ दिख रहा है। भाइयों बहनों, इलाहाबाद की धरती एक प्रकार से प्रधानमंत्रियों की धरती रही है। प्रधानमंत्री तो देश ने बहुत देखे हैं, लेकिन जो गरीबी में पले बढ़े, गरीबी में जिए, ऐसा व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बना तो जय जवान जय किसान का मंत्र देकर के लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश में एक नई चेतना भर दी थी। हर हिंदुस्तानी को लाल बहादुर शास्त्री अपने लगते थे।
भाइयों बहनों, ऐसे महापुरुषों की यह धरती है और यही धरती है जहां से उत्तर प्रदेश का भाग्य निर्धारित होने वाला है। चुनाव का तीसरा दौर भी पूर्ण हो गया। और चुनाव प्रारंभ में सपा, बसपा, कांग्रेस, उनकी जो भाषा थी, जो मिजाज था, तीसरा चुनाव आते आते हैं सब कुछ सिमट गया। भारतीय जनता पार्टी 3 चरण में जो भारी मतदान हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ, उसके लिए मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती है। भाइयों बहनों, पहले, दूसरे और तीसरे चरण में सपा बसपा भी, सपा कांग्रेस भी सरकार बनाने के इरादे से प्रचार अभियान में जुटे थे। लेकिन 3 चरण पूरे होने के बाद सरकार बनाने के आत्मविश्वास के साथ अगर कोई चुनाव में आगे बढ़ रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना दल आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, पहले 3 चरण के समय जो लोग दोबारा सत्ता में आएंगे की बातें करते थे, सत्ता हथिया लेंगे ऐसे सपने देखते थे, वो तीनों दल 3 चरण के बाद इस रणनीति में लगे हैं कि इज्जत बच जाए, इतनी सीटें कैसे लाएं। एक तरफ वो अपनी इज्जत बचाने का चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम उत्तर प्रदेश का भाग्य बचाने के लिए चुनाव के मैदान में हैं। भाइयों बहनों, मैंने ऐसी सरकार कभी देखी नहीं भाई, जो जनता के प्रति जिम्मेवार ना हो, नीयत में साफ ना हो, और जो सरकार कहती हो कि सरकार का काम बोलता है। श्रीमान अखिलेश जी, अगर आपका काम बोलता होता तो इलाहाबाद की हाईकोर्ट को क्यों बोलना पड़ता? आए दिन इलाहाबाद की कोर्ट जो बोलती है उससे पता चलता है कि आपका काम बोलता है कि कारनामे बोलते हैं। शायद हिंदुस्तान में कोई राज्य सरकार ऐसी नहीं होगी जिसको हर सप्ताह अदालत से डांट पड़ती हो, फैसले रोक दिए जाते हो,
फैसले निरस्त कर दिए जाते हो। क्यों? क्योंकि आप जो पाप कर रहे हो वो अब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों के सामने बेनकाब हो चुका है। अब आप बचने वाले नहीं हो। भाइयों बहनों, इस चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन भी बड़ा कमाल का है जी। महीने पहले जो कहते थे 27 साल यूपी बिहार, ये ऐसा गठबंधन है जिसमें एक कहते थे यूपी बेहाल और दूसरे हैं बेहाल करने वाले। ऐसे लोगों का गठबंधन जो बेहाल कहने वाले और बेहाल करने वाले दोनों मिल जाए तो भाइयों बहनों, इस चुनाव में उनको कितना डर लगता होगा, पराजय कितना परेशान करता होगा, इसका ये जीता जागता सबूत है। भाइयों बहनों, आखिरकार उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था देखिए, प्रति व्यक्ति आय देखिए, शिक्षा की स्थिति देखें, अरे शौचालय बनाने का काम देखिए, घरों में बिजली पहुंचाने का काम देखिए। उत्तर प्रदेश का नंबर हिंदुस्तान के सभी राज्यों में आखिरी कतार में उत्तर प्रदेश नजर आता है। कोई ऐसा विकास का मानदंड नहीं है जहां उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा हो। हिंदुस्तान का इतना बड़ा प्रदेश, ये अगर भारत के सभी राज्यों में आखिरी कतार में खड़ा होगा तो भाइयों बहनों, भारत के भाग्य को बदलने में कितनी कठिनाइयां आएगी, इसका आप अंदाज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अगर 1 नंबर कहीं है तो अपराधीकरण में है, 1 नंबर है तो अत्याचार में है, 1 नंबर है तो भाई भतीजावाद में है, 1 नंबर है तो मेरे तेरे में है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की स्थिति को बदलने के लिए मैं आज इस इलाहाबाद क्षेत्र के लोगों से प्रार्थना करने आया हूं, हमें भारी बहुमत देकर के 5 साल सेवा का मौका दीजिए। और आप देखना हर पैरामीटर में हम स्थितियां बदलने में सफल होते हैं कि नहीं होते, आप देखिए। भाइयों बहनों, 2014 लोकसभा का चुनाव था। कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से हमारे सामने मैदान में थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नेतृत्व का काम दिया था। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों को सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध होकर के जुट पड़े थे। उस समय
कांग्रेस पार्टी का चुनाव का मुद्दा क्या था? चुनाव के पहले कांग्रेस का एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ दिल्ली में। सारे देश का मीडिया का ध्यान था। सुबह से शाम लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और देश सोच रहा था कि कांग्रेस पार्टी कोई बहुत बड़ी योजना लेकर के चुनाव के मैदान में उतरेगी। और जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पत्रकार वार्ता में कांग्रेस ने क्या घोषणा की? उन्होंने कहा कि अगर हम चुनाव में जीत करके आएंगे तो गैस के जो 9 सिलेंडर मिलते हैं हम 12 कर देंगे। अब जिनकी सोच 9 से 12 करने की है वो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं? 2014 मई में आप लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देशवासियों को कहा, मुझे लगा कि देश के सामने एक बात तो रखे, और मैंने देशवासियों को कहा कि आपको जो गैस के सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति उस सब्सिडी लेने योग्य नहीं है, आप जरा कमाते हैं तो इसे छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, मैं मेरे देश की ईमानदारी को नमन करता हूं। 1.25 करोड़ लोग आगे आए, 1.25 करोड़ परिवार जिन्होंने अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दी। भाई, एक लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे जिन्होंने देश को कहा था 65 में कि देश के खातिर आप एक टाइम सप्ताह में खाना छोड़ दीजिए, और हिंदुस्तान के लोगों ने सप्ताह में एक दिन खाना छोड़ दिया था। लाल बहादुर शास्त्री के बाद मुझ में वो हिम्मत आई। लाल बहादुर शास्त्री के आशीर्वाद से मैंने देशवासियों को कहा कि आप गैस की सब्सिडी छोड़ दीजिए। 1.25 करोड़ लोगों ने छोड़ दी। भाइयों, और तब मैंने घोषणा की थी कि हमारी गरीब माताएं जो लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है, और जब मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है तो उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। 400 सिगारेट का। जिस मां के शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाएगा, उस मां की तबीयत का हाल क्या होगा? भाइयों बहनों, और जब छोटे छोटे बच्चे घर में खेलते हो, खाना पकता हो, तो धुआं सिर्फ मां के पेट में जाता ऐसा नहीं, वहां खेलने वाले बच्चों के पेट में भी जाता है, शरीर में जाता है। उन बच्चों की तबीयत का क्या होगा? आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, 70 साल हो गए आजादी के, क्या ये गरीब माताएं मेरे देश के नागरिक नहीं है? क्या ये गरीब माताओं की चिंता करना ये सरकार का दायित्व नहीं है? क्या इन गरीब माताओं की तबीयत पर गंभीरता से सोचना ये देश के शासकों का काम नहीं है? 70 साल तक नहीं देखा गया, पूछा तक नहीं गया। भाइयों, हमने निर्णय कर लिया कि 5 करोड़ गरीब परिवार जो लकड़े की चूल्हा जला करके खाना पकाती है, उन 5 करोड़ गरीब परिवारों को, उन माताओं को धुएं से मुक्त करेंगे, गैस का सिलेंडर देंगे, मुफ्त में कनेक्शन देंगे। भाइयों बहनों, अभी तो योजना को 1 साल पूरा नहीं हुआ है, अब तक 1 करोड़ 80 लाख परिवारों में हम गैस का कनेक्शन दे चुके हैं। भाइयों,
उन करोड़ों परिवार की माताएं जो लकड़ी के धुएं से मुक्त हुई हैं, उनके आशीर्वाद हैं जो मुझे काम करने की ताकत देते हैं, प्रेरणा देते हैं। मैं उन माताओं को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, अकेले उत्तर प्रदेश में 55 लाख परिवारों में गैस के सिलेंडर, गैस का चूल्हा पहुंच चुका है। अकेले उत्तर प्रदेश में ये काम हमने आगे बढ़ाया है। आप मुझे बताइए, सरकार अगर गरीबों के लिए निर्धार करती है और एक के बाद एक कदम उठाती है, तो काम होता है कि नहीं होता है? काम होता है कि नहीं होता है? परिणाम मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या उसके लिए टीवी और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिए बिना नहीं हो सकता है क्या? भाइयों बहनों, हमने करके दिखाया है। आप मुझे बताइए, आजादी के 70 साल के बाद हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच जाना पड़े, क्या हमारा माथा शर्म से झुकता है कि नहीं झुकता है? हमारी मां शौच जाने के लिए आधी रात जग जाती है और सोचती है कि सूरज उगने से पहले चली जाऊं और सोच होकर के चली आऊंगी। अंधेरे में चली जाती है, डर के मारे जिंदगी गुजारती है, और दिन में कभी जरूरत पड़ गई तो इंतजार करती है जब शाम को सूरज ढलेगा, अंधेरा होगा, तब शौचालय जाऊंगी। उन माताओं की तबीयत का क्या होता होगा? क्या मेरे देश की गरीब मां को एक शौचालय नहीं मिल सकता? भाइयों बहनों, 70 साल हो गए इनको इसकी फुर्सत नहीं थी। मैंने बीड़ा उठाया। 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी। मैं हिंदुस्तान के गरीब के घर में भी शौचालय बनाने के लिए काम करने की कोशिश करूंगा। भाइयों, ऐसी सरकारें चली, उनको गरीबों का काम कभी काम नहीं लगता था। भाइयों, और मुझे खुशी है कि इतने कम समय में 4 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन चुके हैं और लोगों ने शौचालय बनाने के लिए एक आंदोलन खड़ा कर दिया है। भाई, मैंने ऐसी माता देखी है, 90 साल की बूढ़ी मां अपनी बकरी बेच करके शौचालय बनाती है। मैंने ऐसी बेटियां देखी हैं कि शौचालय नहीं है तो बारात को लौटा देती है। ये क्रांति का वातावरण आजादी के बाद सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, इसका लाभ उत्तर प्रदेश के गांव गरीब को भी मिल सकता है, उत्तर प्रदेश के गरीब को भी मिल सकता है। लेकिन फिर अब एक परिवार का भला करने के लिए बैठे हुए लोग कभी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते हैं। भाई, कभी भला नहीं कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम तो ये मंत्र लेकर के आए हैं, न जात पात, न भेदभाव, न ऊंच नीच, सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास, कोई भेद रेखा नहीं। भाइयों बहनों, आजादी के 70 साल हो गए। ये कैसी सरकारें चलाते थे? जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में काम शुरू किया तो मीटिंग ले रहा था, बिजली वालों की मीटिंग ली। मैंने कहा, भाई बताइए कितने गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची? उन्होंने कहा 18,000 गांव। मैंने कहा कब तक पहुंचाओगे? बोले साहब 3 साल में पहुंचा देंगे।
किसी ने कहा 7 साल में पहुंचा देंगे। भाइयों बहनों, मैंने कहा 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने के लिए 7 साल लगेंगे। मैंने लाल किले से बोल दिया, मैंने कहा 1,000 दिन में मैं 18,000 गांव में बिजली पहुंचाऊंगा। भाइयों बहनों, उन 18,000 गांव में सबसे ज्यादा 1,500 गांव उत्तर प्रदेश के थे। बिजली का खंभा तक नहीं पहुंचा था। इतने साल सरकारें चलाई। भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया, अभी तो 1000 दिन पूरा होना बाकी है। हमने उत्तर प्रदेश के 1,500 गांवों में से एक 50-60 गांवों में काम चल रहा है, बाकी सभी गांवों में बिजली का खंभा पहुंचाया, तार पहुंचाया, बिजली पहुंचा दी। भाइयों बहनों, 18वीं शताब्दी में वो लोग जिंदा जीते थे, उनको 21वीं सदी का अनुभव करा दिया। ये काम ऐसे होता है। भाइयों बहनों, कोई बीमार हो जाए, हमारी सरकार का मंत्र है, किसान को सिंचाई, बालकों को पढ़ाई, युवकों को कमाई, बुजुर्गों को दवाई। भाइयों बहनों, आज घर में कोई बीमार हो जाए तो परिवार का पूरा बजट बर्बाद हो जाता है। जो जो सपने सोचे हैं सब बेकार हो जाते हैं। अगर परिवार में एक को हार्ट अटैक आ गया तो बेटी की शादी रुक जाती है। भाइयों बहनों, गरीब की सेवा कौन करेगा? अगर सरकार नहीं करेगा तो उसका कौन करेगा? भाइयों बहनों, दवाइयां इतनी महंगी थी, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ऐसी गंभीर बीमारियां, और उसकी दवाइयां, किसी दवाई का 30,000 रुपया लगता था, किसी का 700 लगता था, किसी का 1200 लगता था। भाइयों बहनों, मैंने दवाई वालों से बातचीत शुरू की, हिसाब किताब लगाया, और उसके बाद 700 दवाइयां की सूची बनाई जो किसी भी बीमार को जरूरत पड़ जाती है। और हमने फैसला किया, जो दवाई 30,000 में बिकती है उसको 3,000 में बेचना पड़ेगा। जो गोली 80 रुपए में बिकती है उसको 7 रुपए में बेचना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, ये मैंने करके दिखाया। 700 दवाइयों के दाम 5%, 10% पे लेकर के आ गया। फिर मैंने दूसरा शुरू किया। किसी को हृदय रोग की बीमारी हो जाती है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, अब पता तो चलता नहीं कि अंदर क्या है, डॉक्टर जो कहेगा वो मानना पड़ता है। तो डॉक्टर कहता है मामला गंभीर है, अगर तत्काल कुछ नहीं करोगे तो जिंदा रहना मुश्किल है। परिवार वाले डर जाते हैं, गरीब से गरीब परिवार भी डर जाता है। तो कहता है डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए बताओ? तो डॉक्टर कहता है स्टेंट लगाना पड़ेगा। स्टेंट, उत्तर प्रदेश में उसको छल्ला बोलते, छल्ला। हृदय की नाली में, उस नली के अंदर आपको स्टेंट लगाना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि देखो ये भारत का बना हुआ छल्ला है, ये लगाओगे तो 8-10 साल जियोगे, इसकी कीमत 45,000 रुपया होगी। ये छल्ला विदेश का है, ये लगाओगे तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया होगा, लेकिन फिर जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। तो गरीब आदमी भी सोचता है यार इतना खर्चा करो लेकिन जिंदगी तो बच जाएगी। वो बेचारा जमीन गिरवी रख देता है, मकान गिरवी रख देता है, कर्ज कर देता है और 1 लाख 1.25 लाख का छल्ला लगवा देता है। भाइयों बहनों, गरीब इतने पैसे कहां से लाएगा? मैं 2 साल से लगा था, ये स्टैंड बनाने वाली कंपनियों से बात कर रहा था, उनसे पूछ रहा था बताओ भाई कितनी लागत आती है, कितना खर्चा होता है, कितना कंपनी को खर्चा लगता है, बताओ जरा।
हिसाब लगाते 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 उनको मैं बराबर घेरता गया। 2 साल मेहनत करनी पड़ी, लेकिन पिछले हफ्ते हमने फरमान निकाल दिया कि 45,000 का जो छल्ला है वो 7,000 रुपये में देना पड़ेगा। 1.25 लाख 1.5 लाख का छल्ला है वो 25-27 हजार में देना पड़ेगा। भाइयों बहनों बताइए, गरीब को मदद होगी कि नहीं होगी? मध्यम वर्ग के लोगों को मदद होगी कि नहीं होगी? क्या सरकार को यह काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 70 साल तक आपको किसने रोका था? आपने क्यों नहीं सोचा हम गरीबों के लिए हैं, हम मध्यम वर्ग के लिए है, हम सामान्य मानवी के लिए है, हम ईमानदार लोगों के लिए है, और इसलिए ईमानदारी के काम पर बल देते हैं। भाइयों बहनों, मेरा किसान खेती करता है। अगर यूरिया समय पर न मिला, 1 हफ्ता भी अगर देर हो गई तो उसकी फसल को भारी नुकसान हो जाता है। उसको यूरिया चाहिए, समय पर चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना चाहिए। आप मुझे सच्चाई बताइए भैया, 2 साल पहले की बात बताइए, क्या यूरिया समय पर मिलता था? पूरी ताकत से बताइए, मिलता था? जितना चाहिए उतना मिलता था? यूरिया के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता था, कतार में पुलिस आकर के डंडे चलाती थी, यूरिया काले बाजारी में लेना पड़ता था, किसान मर रहा था कि नहीं मर रहा था? भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री के रूप में जब मुझे जिम्मेवारी मिली, हर मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखता था। 2014 में मेरी ढेर सारी चिट्ठियां पड़ी हैं कि हमारे राज्य को यूरिया दीजिए, यूरिया दीजिए। पिछले 2 साल में एक भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी। यूरिया जितना चाहिए उतना मिला, जब चाहे वहां मिला, जितना चाहिए उतना मिला, और ब्लैक बंद हो गया। कारण क्या भाइयों? क्या कारण है? ये कैसे हुआ? पहले क्या होता था? चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, और उसी का नतीजा था कि यूरिया की कमी पड़ती थी। यूरिया कम नहीं था, फैक्ट्री में जितना यूरिया बनता था आज भी उतना यूरिया बनता है, लेकिन यूरिया फैक्ट्री से निकलता था, किसान के पास नहीं पहुंचता था, खेत में नहीं पहुंचता था। जो केमिकल के फैक्ट्री वाले हैं वो रास्ते में से उठा करके अपनी केमिकल फैक्ट्री में ले जाते थे, और फिर उसको वो रॉ मटेरियल के नाते उपयोग करके दूसरे काम में उपयोग कर देते थे। किसान को यूरिया नहीं मिलता था, चोरी का माल बिकता था। भाइयों बहनों, इसको रोकना था। क्या करें? हमने यूरिया का नीम कोटिंग कर दिया। कुछ लोगों को लगता है कि नीम कोटिंग यानी हमने कुछ बहुत बड़ा काम किया होगा। कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है भैया, सिंपल सी बात है। हमने गांव में गरीबों को कहा कि आपके यहां जो नीम के पेड़ है, वो पेड़ की जो फली है वो जरा इकट्ठी करिए, हम खरीद लेंगे। जहां पर फर्टिलाइजर के कारखाने थे उसके अगल बगल के गांवों में नीम के पेड़ की फली खरीद ली, उस फली का तेल निकाला और यूरिया के अंदर मिक्स कर दिया। उसके बाद वो यूरिया का एक ही उपयोग हो सकता है, और वो सिर्फ खेत में उपयोग सकता है, कारखाने में नहीं हो सकता है। चोरी गई कि नहीं गई? चोरी गई कि नहीं गई? बेईमानी गई कि नहीं गई? भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? किसान को यूरिया मिला कि नहीं मिला? भाइयों बहनों, ऊपर से नीम की फली इकट्ठी करने वाली मां बहनों को रोजगारी मिली,
नीम कोटिंग यूरिया डालने से फसल की पैदावार 5% से 15% तक बढ़ गई, किसान को फायदा हुआ। भाइयों बहनों, अब आप मुझे बताइए, एक ऐसा प्रधानमंत्री दवाई बनाने वालों को कहे दवाई का दाम कम करो, छल्ले बनाने वालों को कहे छल्ले का दाम करो, यूरिया बनाने वालों को कहे कि चोरी मत होने दो, कारखाने वालों को यूरिया मत दो। हर प्रकार से बेईमानों को रोकने का प्रयास हो रहा है। तो इन लोगों को गुस्सा होगा कि नहीं होगा? मोदी उनको दुश्मन लगेगा कि नहीं लगेगा? इनकी सारे खेल बंद हो गए तो परेशान होंगे कि नहीं होंगे? और जो परेशान हो रहे हैं वो मुझे परेशान करेंगे कि नहीं करेंगे? झूठी बातें फैलाएंगे नहीं फैलाएंगे? बदनामी करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन भाइयों बहनों, इस देश के गरीब के लिए लड़ रहा हूं, इस देश के किसान के लिए लड़ रहा हूं, इस देश के गांव के लिए लड़ रहा हूं। जिसको जो करना है कर ले। भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है और मोदी थकने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, 8 नवंबर रात को 8 बजे टीवी पर आकर मोदी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसा तूफान खड़ा हुआ, ऐसा तूफान खड़ा हुआ, कुछ लोगों को तो अभी भी नींद नहीं आ रही है। 70 साल जमाए हजार की नोटे लूट लूट करके इकट्ठी की हुई 500 की नोटे सब निकला बाहर, सब निकला। नीची मुंडी करके बैंकों में जमा करना पड़ा, अब हिसाब देना पड़ रहा है। रात को नींद नहीं आ रही है। आप मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मां गंगा की तट पर खड़े हैं। आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये प्रयागराज की पवित्र धरती से पूरी ताकत से बताइए, जिन्होंने 70 साल तक गरीबों का लूटा है, वो गरीबों को लौटना चाहिए कि नहीं चाहिए? लौटना चाहिए कि नहीं लौटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? काला धन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेईमानों को ठिकाने लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? देश में ईमानदारों की मदद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गरीबों का भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। भारी बहुमत से सरकार बनाना चाहते हैं। और मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की टीम को बधाई देता हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ा संकल्प किया है, बहुत बड़ा संकल्प किया है। उन्होंने कहा है कि जो छोटे किसान हैं, उनकी फसल का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं यूपी का सांसद हूं। आपने मुझे पार्लियामेंट का मेंबर बनाया और आपने इतना भारी बहुमत दिया कि देश को स्थिर सरकार मिल गई और उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद से मुझे देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिल गया। लेकिन भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश का सांसद भी हूं और उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको मैं वादा करता हूं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे वादा करता हूं, एक सांसद के नाते वादा करता हूं। 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। 2-4 दिन में सरकार गठित हो जाएगी। सरकार गठित होने के बाद उसकी पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी।
मैं आपको वादा करता हूं कि पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्ज माफी का निर्णय कर लिया जाएगा। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हम विकास को लिए काम करने वाले लोग हैं भाई, और विकास के लिए काम करने के लिए अब मुझे बताइए, ये इलाहाबाद, ये रास्ते, ये ट्रैफिक परेशानियां झेल रहे हो कि नहीं झेल रहे हो? भाइयों बहनों, इसके रास्ते नहीं निकाले जा सकते। भारत सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, भारत सरकार पैसे देने को लिए तैयार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बैठी है कि जिसको सुशासन क्या चीज होती है इसका अता पता ही नहीं है भाई। और उसके कारण पैसे देने के बाद भी वो उसको लागू भी नहीं कर पाते हैं। हमने बिजली के लिए 18,000 करोड़ रुपया लोगों को घरों में बिजली देने के लिए दिया, वो मुश्किल से अब तक 1/3 पैसे भी खर्च नहीं कर पाए भाई। ऐसी निकम्मी सरकार वो आपका भला कैसे कर सकती है? और इसलिए भाइयों बहनों, इस इलाके के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए भाइयों बहनों, और अपने जनपद में रोजगार मिलना चाहिए। हम स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 2014 के पहले सुन रहे थे स्कैम इंडिया, 2014 के बाद सुन रहे हैं स्किल इंडिया। 2014 के पहले अखबार निकाल लीजिए, खबरें क्या होती थी। 2014 के पहले अखबारें भरे रहते थे, आज कोयले में कितना गया, आज 2G में कितना गया, आज कॉमनवेल्थ गेम में कितना गया। भ्रष्टाचार की चारों तरफ चर्चा थी, लाखों करोड़ों के गफलों की चर्चा थी। खबरें यही आती थी कि कोयले में इतना लाख करोड़ गया, 2G में इतना लाख करोड़ गया, कॉमनवेल्थ गेम में इतना लाख करोड़ गया। 14 के पहले देश में एक ही वातावरण था, कितना गया, कितना गया, कितना गया। अब जब से मोदी प्रधानमंत्री बना है, पार्लियामेंट हो या बाहर, मुझे लोग यही पूछते हैं, मोदी जी कितना वापिस आया, कितना वापिस आया। वो एक सरकार थी जब गिनती गए की होती थी, ये सरकार है जहां गिनती आए की होती है। भाइयों बहनों, ये ईमानदारी के कारण है, ईमानदार इरादों के कारण है। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार मिले, कारखाने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो। हमने 2022 हिंदुस्तान के गरीब से गरीब को उसका अपना घर मिले, इसका बीड़ा उठाया है। करोड़ों करोड़ों घर बनाने हैं। घर बनाने के लिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने मैसन्स की जरूरत पड़ेगी, कितना सीमेंट लगेगा, कितना लोहा लगेगा, कितने कारखाने दौड़ेंगे, कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इस काम को हम बल देने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जबरदस्त बीमारी है, और सरकार के आशीर्वाद से वो बीमारी चल रही है। सपा के नेताओं की कृपा से चल रही है, और वो है भूमाफिया। हर इलाके में भूमाफियाओं का त्रास है कि नहीं भाई? ये भूमाफिया किसी की भी जमीन कब्जा कर लेते कि नहीं कर लेते? सरकारी जमीन हड़प कर लेते कि नहीं कर लेते? भले भोले इंसानों के मकान कब्जा कर लेते कि नहीं कर लेते? ये उनको वापस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये वापस दिलाने की जिम्मेवारी सरकार की है कि नहीं है? सरकार की है कि नहीं है? ये सरकार सुनती है क्या? आपका सुनती है क्या?
मैं आपको वादा करता हूं भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन भू माफियाओं पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा और अच्छे अच्छे लोगों को दिन में तारे गिना दिए जाएंगे। भाइयों बहनों, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। उत्तर प्रदेश, भाइयों बहनों, मैं एक जगह पे भाषण में बोला कि सूरज ढलने के बाद उत्तर प्रदेश में मां बहनों को अकेले घर के बाहर जाना हो तो परिवार को चिंता होती है, निकल नहीं पाते हैं। तो मैं जैसे ही सभा करके नीचे उतरा तो एक सज्जन ने मुझे पकड़ा, बोले साहब आपने सही नहीं बताया। मैंने कहा क्यों? बोले सूरज ढलने का इंतजार मत कीजिए, कितना ही सूरज तेज तपता हो तो भी उत्तर प्रदेश में बहन बेटी अकेले बाहर जाने से डरती है। ये शर्मिंदगी नहीं है तो क्या है? भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में थानों को सपा के कार्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया है और अगर कोई थानेदार कानूनन काम करे तो सपा वाले उसकी बदली करवाते, उसको डरा देते। वो गरीब थानेदार बेचारा करेगा क्या? उसको दबा दिया जाता है, उसको धमकाया जाता है, उसको नौकरी से निकाला जाता है। भाइयों बहनों, हम इन पुलिस वालों को सुरक्षा भी देंगे और थाना थाने का काम करे। नेताओं का काम करने के लिए थाने नहीं होते हैं। भाइयों बहनों, बहुत कुछ करने को है और इसलिए मैं आपसे वादा करने आया हूं कि भाइयों बहनों, आप हमें इस चुनाव में पूरी ताकत से मदद कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों में जो नहीं हुआ है ऐसा उत्तम काम करके देंगे भाइयों, और हर काम का उत्तर देंगे। हम उत्तम काम करेंगे, हर काम का उत्तर देंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश बनना निश्चित हो चुका है, भारी बहुमत से बनना निश्चित हो चुका है। जनता के मिजाज को अब कोई रोक नहीं सकता है भाइयों, और इसलिए सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों के चक्कर से मुक्त होकर के घर घर जाइए, एक एक मतदाता को मिलिए, हर मतदाता को भाजपा और अपना दल को वोट देने के लिए प्रेरित कीजिए। भाजपा के लोग भी जीते, अपना दल के लोग भी जीते और मिलजुल करके उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएं। भाइयों, मैं सरदार पटेल की धरती से आता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे ये देश लाल बहादुर शास्त्री को याद करता है, वैसे ही हमारा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करता है। आज भी हिंदुस्तान यही कहता है, काश सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो मेरे देश के गांव का, मेरे देश के किसान का ये बर्बादी न होती। भाइयों, रास्ता ही गलत पकड़ लिया पहले दिन से। सरदार साहब होते तो ये हाल न होता। भाइयों बहनों, हम संकल्प करें, सरदार साहब के जो सपने थे उन सपनों को पूरा करने के लिए मिलजुल करके पूरी ताकत से एक ऐसी सरकार बनाए जो उत्तर प्रदेश के भाग्य को लिखे, भाग्य को बदले, नौजवानों के भविष्य को बनाए। ऐसी सरकार बनाने के लिए मैं आपको वोट देने के लिए निमंत्रित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपना दल को समर्थन देने के लिए निमंत्रित करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।